मोहन जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपको देश और विश्व और इंसानियत का बहुत ख्याल है और उस रास्ते पर आप काम भी कर रहे हैं। तो क्या आपका आने वाले समय में राजनीति में उतरने का आपका कोई उद्देश्य है या प्लान है? अता रहमान जी, समय के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं अपने भारत के भविष्य के बारे में? मैं भारत के भविष्य को बहुत उज्जवल देखता हूँ। भारत के युवाओं के भविष्य को बहुत उज्जवल देखता हूँ। आप ये बताइए कि अभी ये अभी देश में जो अन्न फ्री दिए जा रहे हैं वो कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? राशन दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है, राशन कितने लोगों को दिया जा रहा है? वो कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है करीब करीब 60% लोगों को, देश की आबादी का 60% लोगों को ये क्लेम किया जा रहा है कि दिया जा रहा है। तो अब 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे, तो आप कैसे भविष्य बहुत अच्छा देख रहे हैं? राजनीतिक स्तर से तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है जी नहीं, राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ देश की कि फिक्र की अगर बात। राजनीतिक चर्चाओं की बात की जाए तो तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से जितने ज्यादा जुमले फेंक सकते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर उसका कितना पालन हो रहा है बड़ा विषय है। राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं यहाँ से 100 रुपए भेजता हूँ तो अंत के व्यक्ति को 1 रुपए मिलता है, यानी 99% का करप्शन उन्होंने स्वीकार किया। और आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो लगभग 80% लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों के विषय में पता नहीं है। उनके आवश्यक जीवन जरूरी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में सरकार उनको क्या क्या सहयोग दे सकती है उन्हें ये पता नहीं है। न्यूट्रल की बात करें तो आज देश की स्थिति क्या आ जाता है कि जिसकी थाली में फुला हुआ लगता है फिर से चुना हुआ। तो स्थिति पर अगर कार्य किया जाए तो मेरे ख्याल से भारत आने वाले समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश होगा। और यहाँ पर आपको बात बताएं हम कि भारत आने वाले विश्व युद्ध को रोक सकता है। जो तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी अगर विश्व में हो रही है, भारत आज वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलता है, प्रेम के मार्ग। विश्व शांति की बात को लेकर के ये देश के विश्व के अनेकों देशों से संपर्क करके उनसे एक प्रेम और सौहार्द के विषय पर कार्य करके तृतीय विश्व युद्ध को रोकने की तैयारी कर सकता है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस कार्य में भारत सबसे आगे आए और आकर के इस युद्धों की तैयारियों को बंद करा दे। तो ये संपन्नता की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? कि देखिए, जीडीपी तो कम नहीं होती और देश की जो संपत्तियां हैं, सेवाएं हैं और उत्पाद है वो कम नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी हो जाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता है। मतलब कि किसी को उसका हक नहीं मिल रहा है, किसी को बहुत ज्यादा मिल जा रहा है। तो इस चीज में तो काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि संपन्नता ये होती है कि सारे लोगों को मतलब वेल डिस्ट्रीब्यूटेड विकेंद्रीकरण हो, जो रिसोर्सेज होते हैं उसका, संसाधनों का। इस क्षेत्र में कुछ आपने सोचा है, कुछ आपके सोच है? केंद्र सरकार ने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, और यह संगठन की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारे यहाँ कहा गया संघ शक्ति चलो युग। रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, तो भारत इतना गया गुजरा देश नहीं है कि यहाँ के लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जाए तब उनके घर का दिया जलेगा। भारत के लोग परिश्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, विवेकवान हैं, बुद्धिवान हैं, उन्हें काम की आवश्यकता है। सरकारें उन्हें निःशुल्क साधन सामग्रियां उपलब्ध कराए, इससे बढ़िया है यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, यहाँ के युवाओं को सन्मार्ग की तरफ लिया जाए, उनके पुरुषत्व का, उनके युवावस्था का सदुपयोग किया जाए। क्योंकि आज अगर हम कहें तो विश्व में अगर सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या अगर किसी देश में होगी तो भारत में। भारत विश्व का सबसे युवा देश है। तो हमारे युवाओं को ये रील और सोशल मीडिया से दूर करके, जो आज ये दिन भर बेचारों के पास कोई काम होता नहीं है तो वो दिन भर स्क्रॉल कर करके सुबह से शाम तक का अपना जीवन निकाल देते हैं, उनको
फ्री का 2 GB का डेटा मिल जाता है और वही डेटा को समझते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त व्यक्ति मैं हूँ। तो इस मानसिकता को दूर करने के लिए भारत में इंटरनेट को युवाओं के लिए सबसे महंगा करना चाहिए, क्योंकि पहले वो कमाए फिर उपयोग करें। जी, सुबह से शाम तक अनर्गल और अश्लील वीडियो देख देख करके, सुन सुन करके, बना बना करके युवाओं की युवा अवस्था बर्बाद हो रही है। भारत सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले इन चीजों पर रोक लगाई जाए, उनके उनके परिश्रम को या उनके दिमाग को या उनके कौशल्यों को सन्मार्ग की तरफ लाया जाए और उनके युवा अवस्था का सदुपयोग किया जाए। भारत का युवा आज इंटरनेट के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। और आज आपको बता दें, जब से एआई आया है, ये एआई ये जो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये विश्व के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और उसमें अगर सबसे ज्यादा परेशान होंगे तो भारत के युवा होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जानकारी भी उन्हीं को है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल साजिश दिखाई नहीं पड़ती? कि मैं तो मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हमारे विचारों और हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की तैयारियां चल रही है कि मानव को भी अब रोबोट बनाया जाए, क्योंकि मानवों के सारे कार्य तो अब रोबोट कर ही रहा है। पर अब मानव के भी दिमाग को कंट्रोल करके और एक व्यक्ति को भगवान बनाने की तैयारियां जो चल रही है, ये एक विश्व का एक गहरा षड्यंत्र है। और ये इंटरनेट की जालसाजी, या कुछ लोग, हमें टेस्ला देखिए, टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, तो उन्होंने अभी स्टारलिंक और कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि जिसके माध्यम से चिप बनाई जाएगी और वो चिप मानव मस्तिष्क के अंदर इंस्टॉल की जाएगी और उसके बाद व्यक्ति के दिमाग को पूरा कंट्रोल करके उससे जितना चाहो उतना जो चाहो वो कार्य करवा सकते हो। तो ये मनुष्य को रोबोट बनाने की जो तैयारी चल रही है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस पर सरकारों को और विश्व के देशों को नहीं, देखिए, बैन लगाने से तो वो चीज बढ़ती है। बैन न लगा के अगर हम अवेयरनेस पैदा करें, अगर आप अवेयरनेस पैदा उसी माध्यम से, जो आप जिस माध्यम को कह रहे हैं, उससे मानसिक रूप से बर्बाद हो रहा है युवा, तो उसी माध्यम से अगर हम अवेयर कर सकें, अच्छी बातें सिखा सकें, प्रेम और सौहार्द सिखा सकें, तो ये अच्छा तरीका हो सकता है। बिल्कुल अच्छा तरीका हो सकता है। परंतु क्या है ना कि आज ये जो 2 GB 3 GB फ्री का इंटरनेट मिल रहा है, इसका उपयोग लोग मात्र सब तो नहीं, परंतु मैक्सिमम परसेंट जो यूजर्स है इसके, वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हम किसी व्यक्ति को बुलाए कि भाई जरा आ जाओ, 2 घंटे का काम है, तो वो 2 घंटे इसलिए नहीं आता क्योंकि 2 घंटे उसको इंटरनेट पर सर्फिंग करना है। तो देश के जो हमारे शासन प्रणाली के तंत्र के लोग हैं, व्यवस्था के लोग हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि हमारा युवा वर्ग किन विषयों को ज्यादा सर्च कर रहा है और क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इंटरनेट की उपलब्धता उतनी ही देनी चाहिए जितना उपयोग कर सके। ये अनावश्यक उपयोग जो होता है, इससे भी मतलब देश को बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय में। तो जिसने बनाया है, देख रहा हूँ जो क्लेम है ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी अगर है, तो जिसने बनाया है उनके देशों के युवा भी तो बर्बाद हो रहे होंगे ना उससे। इसका मतलब है वो अवेयर है। आप अवेयर, हम अवेयर नहीं है, वो अवेयर है। वो प्रायोरिटीज को फिर सेट कर पा रहे हैं, हम प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें सरकार तो कुछ नहीं कर सकती। सदुपयोग कर रहे हैं, हम दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बात आप बताएं कि अगर आज हम कोई गलती करते हैं तो कहा जाता है कि इनके माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए ये गलत काम में पड़ गए। तो इसी तरह से जिस देश की प्रजा और प्रजा में विशेष करके युवा वर्ग के लोग अगर कुछ गलत कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार की जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी अंकुशता पे कमजोरी है, जिसके कारण इसका मतलब इसकी अगर सेंसरशिप हो जाए कि क्या मटेरियल लोगों तक पहुंच रहा है, जैसे कि लोगों के मन में नफरत और खराब चीजें पैदा की जा रही है या और गंदगी पैदा की जा रही है, अगर उसकी सेंसरशिप हो जाए तो इसका सोल्यूशन निकल सकता है। अगर धरपकड़ हो जाए कि ये सोर्स कहाँ से आया है। इसको अमल में लाना ही इसका उपाय नहीं है। इसके लिए हमको अवेयर होना जरूरी है कि इसके दुष्परिणाम क्या है, सरकार उसे दिखाए, समझाए,
तो और जो जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा इन चीजों पे, क्योंकि आज आप देखें ओटीटी एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के अश्लीलता को चंद रुपयों में लोगों के बीच में परोस रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं आने वाली, वो समय से पहले अपने आप को जवान फील कर रही हैं और उनकी जवानी खत्म हो जा रही है। तो अपरिपक्व होते हुए वो अपने आप को परिपक्व महसूस कर रहे हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक समय आते आते वो अपने पुरुषत्व के खो बैठते हैं, जिसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस देश को तो आने वाले इलेक्शन में आप चाहते हैं कि लोग अपने पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में ये चीज शामिल करें? देखिए, विशेष रूप से हम भी तो अपेक्षाएं रखते हैं, उन्हें तो इन विषयों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि पौधा छोटा है। इस पौधे को हमें एक वटवृक्ष बनाना है, तो इनके अंदर कौन सा खाद डालना है, इनको कौन सा पोषण देना है, ये उसके मालिक को सुनिश्चित करना पड़ेगा, उसके अभिभावक को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जब उनको उचित अवस्था में जिस प्रकार की उनकी देखभाल की जाएगी, उस प्रकार से कुछ पौधा तैयार होगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी, ये आने वाले भारत का भविष्य, और उस भविष्य को हमें कितना मजबूत, कितना सक्षम, कितना निर्णायक बनाना है, वो हम सबको अभी से सुनिश्चित करना पड़ेगा, जिससे कि वो इस भारत को रिप्रेजेंट करें और रिप्रेजेंट करके विश्व स्तर पर भारत की एक मजबूत छवि बनाएं। शिवम जी, आप न्यूट्रल होके दिल से ये बात बताइए कि क्या चुनाव के पहले कोई थ्रेड आपको किसी तरह का दिख रहा है? थ्रेड मतलब कोई आशंकाएं कोई किसी घटना की आशंकाएं? चुनाव वो क्या कहते हैं कि चुनाव के पहले के थ्रेड आशंकाएं कोई संभवित नहीं होती। कई बार तो ऐसा होता है कि हम सबके माध्यम से ही बनाई जाती हैं, बिगाड़ी जाती हैं, क्योंकि अभी इस तरह के किसी भी प्रकार के थ्रेड की गुंजाइश तो हमें नहीं है, परंतु आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको जानकारी है जितना ही मुझे भी थोड़ा बहुत जानकारी होगी, तो क्या घटनाएं घट सकती हैं वो तो अब जो घटना घटाने वाले हैं वो तो उन्हीं को पता होगा। अच्छा, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि इलेक्शन के बाद जो भी आता है उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? इलेक्शन के बाद आने वाले प्रतिनिधियों के प्रति अपेक्षाएं ये हैं कि वो क्षेत्र की समस्याओं को समझे, जाने, उसके निराकरण के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों से मिले और उसके हिसाब से कार्य करे। ऐसा न हो कि ऊपर से आदेश आए बस वही करना है। नहीं सर, कठपुतली बन के नहीं, जनता के सबसे सेवक बन के कार्य। और विश्व पटल पर देखें तो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, एक तरह से बदलाव का दौर चल रहा है ये, तो इसमें आप अगली सरकार से अपेक्षाएं जो हैं वो भविष्य को मद्देनजर रखते हुए हमें अपेक्षाएं कुछ करनी चाहिए। ये तो ठीक है, मतलब ये तो बेसिक बातें हैं कि जो जरूरतें हैं नीचे से समझ दिखाई पड़ती है, रिक्विजिशन है, वो ऊपर अमल में लाई जाए, लेकिन मूलभूत जो स्ट्रक्चर है वो बदलने वाला है। जैसे आपने एआई की बात भी की है, जैसे आप कई जगह पर विश्व में इस वक्त युद्ध भी देख रहे हैं, तो इसका काफी बदलाव का ये समय है। तो इसमें नेक्स्ट गवर्नमेंट से क्या आप अपेक्षाएं करते हैं? आने वाली सरकार से हम अपेक्षा करते हैं सबसे पहले तो रोजगार के अवसर प्रदान करें, भारत में एक अच्छा इन्वेस्ट ला करके यहाँ बड़ी बड़ी उचित सुविधाओं के साथ उनकी व्यवस्थाएं करें ताकि वह हम सबको रोजगार दे। विशेष रूप से शिक्षा के स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। हमारी जो न्याय प्रक्रिया है विशेष रूप से उसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ कि चाहे वो लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब में इतने मामले लंबित पड़े हैं कि आबादी जो है जो आज भी जो सिविलियन है, मैक्सिमम सिविलियन कोर्ट में आपको ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं, बाहर कम दिख रहे हैं। आप कोर्टों में जाइए तो लाइनों की लाइनें लगी हुई है और आरोप से ज्यादा तो वकील दिख रहे हैं वहां पर। तो ये न्यायालय को स्पष्ट रूप से कहूंगा कि न्यायालय का केंद्र बने हुए जी, और एजुकेशन में सुधार की जरूरत है, क्योंकि समय से अगर न्याय न आता, रहमान जी, जुडिशरी में न्याय सुधार की इसलिए जरूरत है क्योंकि जितने न्यायालय हैं अगर
हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो समय से अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है तो वो सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए इन अन्यायालयों को न्यायालय में परिवर्तित करने की आवश्यकता है और इन लंबित मामलों को तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करके इन्हें न्याय दिलाने की आवश्यकता है।